Right. Hi everyone. Good morning. Good Good morning, sir. morning, sir. Good morning, sir. Sir, Good did you morning, on Good the sir. morning, sir. recording, sir? Good morning, sir. हाँ. Sir, did you on the recording? हाँ. Yes, the recording is on. Yes, sir. Sir, it is showing live streaming, sir. It is not showing recording, sir. अरे It it is is showing showing a recording. red color का dot it is showing. रेड कलर का डॉट है फिर रिकॉर्डिंग लिखा है Okay, लाइव. okay. हाँ. तो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा हूँ मैं. Actually, it's a workaround for directly uploading on YouTube. Like earlier, I used to like save the recording on my laptop, local machine. फिर मैं उसको YouTube पे upload करता था. However, I figured out there is this better way that मैं simultaneously YouTube पे live stream कर दूंगा तो वो automatically upload होता रहेगा. I don't need to do the hassle of downloading and then uploading. Okay, sir. ठीक है. लेकिन आप लोगों को उधर लाइव स्ट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है. मतलब लाइक यू जस्ट स्टे हियर इन द Zoom मीटिंग ओनली. दैट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू. वैसे भी लाइव स्ट्रीम कुछ 10 सेकंड के लैग से चलती है. So it does not make sense for you to go there. Let that be link that is there. हमारा क्लास रेगुलर जैसे चलता रहेगा वैसे ही चलेगा. ठीक है. Sir, हाँ. will you read chat from YouTube live stream also? नहीं ना. मतलब वहां पे कोई मतलब ही नहीं है. मेरा वो टैब भी नहीं खुला हुआ है. वो बैकग्राउंड में चल रहा है. इट इज मोर लाइक अपलोडिंग हो रहा है. सर को अपलोड होने में प्रॉब्लम होता है इसलिए अभी वो लाइव स्ट्रीम के साथ हो जाएगा. Okay, sir. ठीक है. चलो. ऑलराइट Sir, हाँ. sir, I have some doubts in DPP. हाँ, हम लोग करेंगे डिस्कस. हमारा कल हम लोग डाउट डिस्कशन सेशन रखते हैं जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज डाउट्स लाइक Okay, sir. डीपीपी एज वेल एज बुकलेट के जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे आप लोगों ने कर लिए. मतलब अटेम्प्ट जो मैंने लास्ट क्लास में दिए थे क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए. Yes, sir. हाँ, Sir, discuss. सर कल कर दिया हम लोग ने विक्रांत सर के साथ. अच्छा, डिस्कस भी हो गए. हाँ खाली सर कल DPP डाउट हाँ, क्लास सर. था ना सर. Sir, DPP का सब discuss. बस डीपीपी बाकी है और आप जो आज DPP बाकी है सर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ठीक है. तो फिर डीपीपी का मैं डिस्कस कर लूंगा. चलो. सर उसमें जो DPP में हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे. करते हैं ना. जब डीपीपी आएगा तब डिस्कस करते हैं उनको. ओके सर. सर मुझे एक थ्योरी में डाउट है, अभी पूछूं? हाँ. सो लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था उसमें कुछ थ्योरेटिकल डाउट है तो बता दो. सर लास्ट क्लास ने एक्चुअली थोड़े पहले कहा तो सर मुझे ये नहीं समझा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस सिग्मा क्यों होता है, लाइक Z क्यों होता है, बिकॉज इट्स अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और समथिंग लाइक दैट. हाँ. मतलब न्यूक्लियर चार्ज इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? ओह ओके. मतलब अगर आपको प्रॉपर यूनिट्स के साथ में वर्क करना है तो फिर आप आगे कूलम्स में कन्वर्ट करके उसको लिख दो. बट वी डोंट रियली बॉदर अबाउट द यूनिट्स बिकॉज वी आर डूइंग सब्जेक्टिव कंपैरिजन. Sir, periodic table में lowest E है किसका है sir? Electron affinity. लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कोई काम का इंफॉर्मेशन नहीं है. Yes. मेटल्स में ही होगा. Sir, पर zero तो lowest नहीं हो सकता ना, क्योंकि zero का तो कुछ है ही नहीं. हाँ. मतलब जैसे जो सर नियॉन का ना कल विक्रांत सर ने बताया था हमें हाईएस्ट हाँ, क्लोरीन सर. का और लोएस्ट नियॉन का. हाँ, वो डेटा देख के पता पड़ता है. मतलब आपको लाइक देखना पड़ेगा डेल्टा एच ईजी के वैल्यूज क्या है और उसमें फिर डेल्टा एच ईजी जिसका ज्यादा पॉजिटिव होगा उसके बेसिस पे आंसर करना पड़ेगा. बट दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज लाइक इवन अ थिंग टू बी बॉदर्ड अबाउट. Sir, lowest का पूछते हैं क्या एग्जाम में, कौन सा lowest है? नहीं पूछते. ठीक है. All right. So now let's work towards the next important periodic property
दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेक्चर नंबर 9 ही है ना आपका, कुछ मिस तो नहीं करा ना मैंने ऑर्डर में? हाँ सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस प्रॉपर्टी के बारे में। दिस इज इनफैक्ट अ मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसका ज्यादा एप्लीकेशन रहेगा इन फ्यूचर क्वेश्चंस, डिस्कशंस। लाइक आउट ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, 4-5 प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाली, सबसे ज्यादा आगे काम आने वाली प्रॉपर्टी में से एक रहेगा ये। देखा जाए तो साइज एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट होता है, साइज ऑफ एटम। दूसरा उसके बाद में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी रहेगा, दैट विल बी मच मोर अप्लाइड। फिर आप मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड देन ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और एक और जो आगे मैं हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी करूंगा वो कम अप्लाई होती है, बट नेवरदलेस। अब इसका डेफिनेशन नोटिस करना कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है। तो यहाँ पर इसका एक सिंपल सब्जेक्टिव सा डेफिनेशन है। इट इज नॉट लाइक अ टेक्निकल डेफिनेशन जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए पढ़ा था। आयोनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में लाइक एक प्रॉपर डेफिनेशन था कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा या अब्सॉर्ब होगा when 1 mole of isolated gaseous atom is added or removed electron from। वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर, एक सब्जेक्टिव सा डेफिनेशन है। कैसा है? It is the tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself in covalent bonded molecules। And so you have a covalent bonded molecule, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं। एक एटम दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, वो आपस में कौन ज्यादा अट्रैक्ट करता है, कौन ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। नाउ एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा और डिटेल में समझ लो। जैसे H2 हो गया, H2 में तो दोनों के दोनों एटम्स आइडेंटिकली हैं, राइट। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड टू अनदर हाइड्रोजन एटम, ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे होते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एटम्स आइडेंटिकल हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम लोग बोलेंगे कि ये इक्वली शेयर हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पर्सपेक्टिव से सोचूं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या बोलते हैं? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, राइट। उसमें से एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं बात करते ना। तो अगर मैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पर्सपेक्टिव से बोलूं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द टू एटम्स। हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है। ये वर्ड टर्म समझ में आया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया? सर फॉर एस और भी कर लेते हैं। नहीं, अरे नहीं समझा सर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर नहीं है। हाँ, ध्यान से सुनना। जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है बिटवीन द एटम्स, राइट। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो एक सिंपल पिक्चर तो आपके सामने है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। यस सर। दोनों H एटम बना दिए और उनके एग्जैक्टली मिडिल में मैंने दो ऐसे क्रॉस बना दिए रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स अ सिंप्लीफाइड वर्जन। However, you also know from a quantum mechanical model perspective, right? क्योंकि अब आपने ये पढ़ लिया है, तो आपको पता है कि उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैसे बात करते हैं। How are electrons present around the nucleus? They are present in certain regions in Yes, which sir. are likely to be found, right? तो हम लोग जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द टू एटम्स। यस सर। ठीक है, समझा। as compared to say an example like HCl। HCl भी एक कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। However,
आपको नहीं पता है बट मैं बता देता हूँ, ठीक है. दिस इज नॉट समथिंग विच यू नो, दिस इज आई एम टेलिंग यू दैट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है. नाउ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड है, like they are more Yes, sir. shifted towards chlorine as compared to hydrogen atom. तो अब उसको मेरे को represent करना था, तो मैंने कैसे represent कर दिया, मैंने ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे क्रॉस से represent कर दिया एंड इनको मैंने थोड़ा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर दिया. ठीक है. Sir, HCl is ionic bond, sir. नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड. Sir, then how did they split in the water, sir? H plus and Cl minus. तो अभी वाटर के अंदर नहीं है ना, हवा में. Okay, sir. Now, Okay, What is it written? Non-polar. हाँ वो मैं आता हूँ, उस वर्ड पे आता हूँ. आई विल टॉक अबाउट दिस वर्ड इन अ व्हाइल. तो ये जो HCl मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें आपने नोटिस करा कि इलेक्ट्रॉन्स जो मुझे रिप्रेजेंट करने थे दे आर मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन. तो मैंने ये ऐसे क्रॉस को है जो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ बनाया एज कंपेयर टू हाइड्रोजन की तरफ. Yes, sir. अब इसी को इफ आई वाज टू प्रेजेंट और रिप्रेजेंट फ्रॉम दैट प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर्सपेक्टिव, तो एनी सजेशंस, एनी आइडिया कैसे करना चाहिए? It will be conical with the like base towards Cl, right? ठीक. सर वहाँ पे डार्क लाइन ड्रॉ करने का, यहाँ पे लाइट लाइन ड्रॉ करने. So conical with base towards Cl, right? हाँ, मतलब कुछ कुछ अलग अलग थॉट्स आपके दिमाग में हैं, राइट. एंड यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, समथिंग इन दिस वे. Yes, sir. I wanted to. ठीक है. लाइक यहाँ पर मैंने ज्यादा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन रखा है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलने का, यहाँ पर कम रखा है. दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. इसको अपन जैसे क्लाउड बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो एक तरीके से क्लाउड है. बट यहाँ पर आप देख सकते हो दैट दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल क्लाउड, इट इज मोर स्क्यूड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. Sir, but Cl, sir, in Cl the electrons will be in p orbital, no, sir? नहीं, you don't worry about the orbitals right now. Just Okay, sir. understand the underlying premise that ये जो shared pair of electron है, this is now more likely to be found near chlorine as compared to near hydrogen. Sir, Okay, sir. ठीक है. तो उसको represent करने के लिए ये इस तरीके का मैंने एक representation आपके सामने present किया. Of course, you might think कि और भी कोई तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है. But I have shown you something which is what we commonly see in textbooks as well. ठीक है. अब थोड़ा कहीं ऐसे होते हैं जिनमें कलर भी लाइक कर देते हैं, कलर कोडिंग कर देते हैं, शेडिंग कर देते हैं थोड़ी. बट अब इतनी अच्छी ड्राइंग तो है नहीं मेरी कि मैं बैठ के शेडिंग करूं. बट अगर आप कोई बुक्स पढ़ोगे तो उसमें शेडिंग भी रहती है. लाइक यहाँ का रीजन में ऐसे ज्यादा डार्कर शेड होगा एज कम्पेयर टू एच वाली साइड में, हाईलाइटिंग द फैक्ट कि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी रहेगा. ठीक है. नाउ sir. एक मिनट रुक जाओ. Okay. नोटिस करना जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर यूज करे, ठीक है. ऊपर वाले में मैंने एक वर्ड यूज करा नॉन पोलर, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज करा पोलर मॉलिक्यूल, राइट. तो HCl के केस में व्हाट वी आर सेइंग इज दैट इट इज पोलर. पोलर का मतलब क्या होता है? दैट दो ऑपोजिट पोल्स क्रिएट होना, ठीक है. जैसे आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट, तो वो ऑपोजिट पोल्स होते हैं. वैसे ही आप चार्ज में भी पढ़ोगे, लाइक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब आप देखोगे, डायपोल के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो उसमें भी एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, लाइक इनको कंबाइन हम लोग कहते हैं डायपोल हो गया, दो पोल्स हो गए, दो एंड्स हो गए. तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ क्रिएट हो जा रहा है बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके मिलने का चांस टुवर्ड्स क्लोरीन, टुवर्ड्स यहाँ पे राइट हैंड साइड ज्यादा रहेगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव एंड.
ठीक है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस साइड मिलने का ज्यादा चांस होगा एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन साइड। हाइड्रोजन साइड को हम लोग बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव एंड। ठीक है, एज कंपेयर टू H2 में कैसा था, दोनों आइटम्स आइडेंटिकल थे, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड है, वैसी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी राइट हैंड साइड है। सो देयर इज नो पार्शियल चार्ज दैट इज जनरेटेड, द इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी इज सिमेट्रिकल ओनली। तो उसको हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल कह देते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दैट इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इक्वली लाइकली टू बी फाउंड बिटवीन दी टू एटम्स। इन दिस केस ये जो बॉन्ड हमने बनाया, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर लाइकली टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम्स एज कंपेयर टू द अदर वन। ठीक है सर अब डाउट पूछो। सर मतलब आपको जो शेप बनाया है सर, इट शुड बी एक एक करके, हाँ बोलो तनीश, बोलो पहले। हाँ सर आपने वो जो शेप बनाया है सर HCl का, सर वो डबल टम्बल शेप टाइप होना चाहिए ना, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते तो। नहीं, अभी डोंट बॉदर अबाउट द शेप्स। ठीक है, जैसे उस लड़के ने बोला था कॉनिकल शेप बना दो सर, तो हाँ सर ठीक है, आई डोंट माइंड राइट नाउ drawing the shapes, because drawing the shapes isn't something which is an easy task. It is something which you will study in chemical bonding. ठीक है, तो अभी डोंट बॉदर अबाउट द शेप कि इसमें और क्या हो सकता है, कैसा होता है। जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट। इट इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड ऑन वन साइड एज कंपेयर टू द अदर। दैट्स इट। और सर मेरे को सर, पार्शियल electron- पॉजिटिव चार्ज समझा नहीं सर, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के जो मिलने का ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। ठीक है, यस सर, HCl जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल है, राइट। यस सर, इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ विद समथिंग लाइक से NaCl। NaCl में कैसा होता था, NaCl में तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता था। यस सर, ये मेरा कटायन और ये मेरा अनायन बन जाता था। तो इनको हम Yes, कहते हैं कंप्लीट चार्जेस, लाइक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है। यस सर, हाउएवर ये HCl जो है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, अभी भी शेयरिंग ही हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यस सर, बट दैट शेयरिंग इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द साइड्स। तो जिस तरफ टिल्टेड है उस तरफ हम बोलते हैं कि पार्शियल नेगेटिव एंड है, यानी कि उस तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा है, यस। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, उसको हम लोग पार्शियल पॉजिटिव एंड बोलते हैं। पार्शियल पॉजिटिव। सो सर हाइड्रोजन में तो वही सेम होएगा या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होएगा हाइड्रोजन में? नहीं, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं सोचना है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यस सर। ठीक है, नहीं बट सर, जो ऊपर वाला हाइड्रोजन जो बात कर रहा हूँ, जो ये H2 में, यस सर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो रहे हैं ना, दोनों एटम्स आइडेंटिकल हैं, तो दोनों Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो रहे हैं, एंड देयर इज नो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है। ओके सर। ठीक है, सर Thank you, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ओनली फॉर नॉन मेटल्स ना? नहीं ऐसा नहीं, मेटल्स के बारे में भी बात करेंगे, कम होगी उनकी, बट वी विल टॉक अबाउट इट। ओके ठीक है, हाँ। सर बट कोवेलेंट बॉन्ड तो नॉन मेटल्स का ही बनता है ना? Primarily we will also find metals also sometimes forming covalent bonds. धीरे धीरे इंटरेस्टिंग चीजें सामने आएंगी आपके। सर हाँ सर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए पार्शियल ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे हैं, मतलब Yes. आयोनिक में पूरे अलग अलग बनते हैं ना आयन। करेक्ट। ओके सर। सर हाँ सर अगर कोई इलेक्ट्रॉन ये मॉलिक्यूल के बाजू में आया तो वो H+ वाला साइड ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ऐसा बोल रहे चाहते हो? हाँ, सो ये जो प्रॉपर्टी है, हम ये प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली तुमने उसका आंसर देने की कोशिश कर दी है। ये जो प्रॉपर्टी है, इससे मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर जो है वो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, कैसे इम्पैक्ट होता है?
क्योंकि ये पार्शियल चार्जेस क्या होते हैं, दूसरे पार्शियल चार्जेस के साथ में इंटरेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल हियर। अभी जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, ठीक है, ये भी पोलर होता है। इसका जब आप स्ट्रक्चर देखते हो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका जब आप Yes, शेप sir. बनाते हो तो उसमें भी कुछ ऐसा इसका वी शेप मॉलिक्यूल होता है, और उसमें भी ऐसे पार्शियल नेगेटिव एंड और पार्शियल पॉजिटिव एंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो अब जैसे ये पोलर हो गया और HCl पोलर हो गया, तो ये आपस में काफी इंटरेक्ट करते हैं। HCl गैस जो है वो वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये पोलर पोलर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एक का पार्शियल पॉजिटिव एंड दूसरे के पार्शियल नेगेटिव एंड के साथ में इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, डू यू ऑल्सो नो हाइड्रोजन गैस की वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसी होती है? Sir, कम होती है। काफी कम होती है। तो उसका जो एक एक्सप्लेनेशन है वो ऐसे ही आता है दैट ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट मच लाइक दे आर नॉन पोलर। ठीक है, तो H2O जो है वो H2 मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ज्यादा भाव नहीं देता। H2O इज लाइक कि मेरे आसपास जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर है, तो आई एम हैप्पी इंटरेक्टिंग विद देम, लाइक माय पार्शियल पॉजिटिव एंड इंटरेक्ट्स विद देयर पार्शियल नेगेटिव एंड। opposite charges के interactions are always preferred because they help in lowering the energy of the system, right? तो जब H2 molecule आते हैं तो they are like नहीं नहीं जगह नहीं है भाई। सर तो Sir, मतलब सर इसलिए बोलते हैं ना पोलर डिसऑर्जन पोलर। Correct, correct. So that is the sir, this is why Guru. sugar dissolves in water, sir. हाँ, so हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर में। what we are trying to do is we are trying to understand certain fundamental properties which influence behavior shown by many compounds, physical behavior or chemical behavior. So these are those underlying fundamental properties. Electronegativity is a very very important one. Okay, sir. ठीक है, So in the 10th grade in ICSE, we had studied about this polar and non-polar. So is that like similar to this? It's the same thing, right? yeah, I hope so. Yeah. Okay. So, हाँ, like even if we don't bother about the shape of the orbitals or something, but so I was wondering if those electron clouds, they just overlap each other, or when they like when the bonding takes place, they form a new cloud. they form a newer cloud. तो अभी आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े थे, SPDF। Yes, sir. हाँ, जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आएगा तो उसमें you will come across a concept called as molecular orbitals. When atom and atom overlap with each other, right, what happens is molecular orbitals are formed. But that is a discussion to be done in that chapter, not right now. Okay, sir. Thank you. Coming back, ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब नोटिस करना आफ्टर गिविंग इट्स डेफिनेशन ये होता क्या है। हम अब इसके डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे, इसके कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे, इसके कंपैरिजन के ऊपर बात करेंगे। नाउ there are couple of methods to determine this property of elements. 3 मेथड्स के नाम मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल एंड एक और है एलर्ड-रॉचो। एक और स्केल रहता है बट इन 3 के नाम जरूर पता होने चाहिए आपको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला वाला, दैट इज पॉलिंग स्केल। दैट इज द डिफॉल्ट स्केल जिसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज डिफाइन करते हैं, यूज करते हैं। अगर कभी किसी क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ बताया नहीं है, तो डिफॉल्ट पॉलिंग स्केल का ही वैल्यूज दिया गया या पूछा गया होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हाउएवर मैं आपको साथ में मुलिकन स्केल भी बताऊंगा। ठीक है, इन 2 के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे।
Allard Rocho, ये मैंने बस ऐसे नाम के लिए यहाँ पे लिख दिया है. We will not be discussing this as part of our notes. क्योंकि आपको बुक्स में मिल जाएगा. आई थिंक बुकलेट में भी है या फिर शायद नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली. बट ये दो काम चला लोगे, इन दोनों को देख लोगे तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉर्ट हो जाएगा. सबसे पहले हम लोग पॉलिंग स्केल के बारे में बात करेंगे. नाउ बिफोर आई इवन गो इनटू पॉलिंग स्केल, मैं क्विक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉलिंग स्केल एंड मोलिकन स्केल यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, जस्ट लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा. लाइक पॉलिंग स्केल के नीचे मैंने लिखा हुआ है रिलेटिव मेजर, मोलिकन स्केल के पीछे लिखा है मैंने एब्सोल्यूट मेजर. यहाँ पर पॉलिंग स्केल के नीचे लिखा है बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी डेटा, एंड मोलिकन स्केल के नीचे लिखा है बेस्ड अपॉन IE एंड EA डेटा. ठीक है, बस ये नोट कीपिंग के लिए अपफ्रंट हाईलाइट करना जरूरी है. इनका मीनिंग क्या है, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो एक एक करके हम लोग समझते हैं. सबसे पहले Is it like the difference between RMM and MMM, like relative measure and absolute, like that? नॉट एग्जैक्टली दो, बट ठीक है, आप अभी एक बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा. Sir, Now, Sir, if we take हाँ, बोलो. EA, sir, there will be a lot of exceptions, and IE also there will be a lot of exceptions, no, sir? वो मेरा काम है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा ना कैसे डील करना है. तुम पहले से Okay, sir. टेंशन ले लेते हो. Now, coming back, यहाँ पर नोटिस करना पॉलिंग स्केल के हिसाब से पहले चलता है. So let's try to understand what Pauling scale tells us. So Pauling scale में नोटिस करना बॉन्ड एनर्जी का डेटा यूज होता है. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी आई थिंक इज फेयरली ऑब्वियस टू एवरीवन. व्हाट डज बॉन्ड एनर्जी मींस? दैट बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, राइट? जस्ट अ मिनट. हाँ, सो कमिंग बैक, बॉन्ड एनर्जी, ये डेफिनेशन तो सबको क्लियर है इसे. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड. Yes, sir. Yes, sir. नोटिस करना, मान लो दो एटम्स है A एंड B और इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, एंड दैट कोवेलेंट बॉन्ड में वी आर अज्यूमिंग दैट B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इफ B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ये पार्शियल नेगेटिव B की तरफ रहेगा और पार्शियल पॉजिटिव A की तरफ रहेगा. राइट, आई होप ये क्लियर है सबको अभी. Yes, sir. नाउ नोटिस करना, ये जो पार्शियल चार्जेस आते हैं, पोलर नेचर हम लोग कहते हैं इसको, इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाता है. नाउ व्हाई डू आई से दैट? सो इफ आई टेक अ सिंपल एनालॉजी, इफ आई टेक सम सिंपल कंपैरिजन between ionic bonds and covalent bonds, कौन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं? Ionic. Sir, ionic bonds. Ionic. General understanding. Sir, ionic. Ionic bonds are stronger than covalent bonds. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, अगर कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसे पार्शियल चार्जेस जनरेट हो रहे हैं तो उनकी वजह से आयोनिक कैरेक्टर आ रहा होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं ना? Yes, sir. And because of that ionic character, we can say that bond strength या bond energy increase हो रहा होगा. Fair enough to say, like logical है? Yes, sir. अच्छा, then if I make another statement, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर जो अभी बोला उसको मैंने ऐसे कुछ सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया कि जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है, दैट शुड बी ग्रेटर
than what we would anticipate, assuming that there was no electronegativity difference. ठीक है, इसके नीचे मैंने theoretical क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज इसमें मैंने ये assumption ले लिया, ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं है. प्रैक्टिकली तो ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं, और पार्शियल चार्जेस आने की वजह से बॉन्ड एनर्जी, जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है एक्सपेरिमेंटली जो हम फिगर आउट कर सकते हैं, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बॉन्ड एनर्जी इफ देयर वाज से नो पार्शियल चार्जेस. इसको हम लोग थियोरेटिकल बोलते हैं. अच्छा, having understood this, having said this, if I write something like this, that जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए as compared to the theoretical estimate. Yes, sir. Because जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पार्शियल चार्जेस आएंगे. Fair enough to say? So can you repeat this slide? हाँ, मैं एक बार दोबारा से आपके सामने शेयर कर लेता हूँ. जैसा ये वाला स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया. Yes, sir. कि पोलर नेचर होने की वजह से, पार्शियल चार्जेस आने की वजह से बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है. ठीक है, एज कंपेयर टू अ थियोरेटिकल एस्टिमेट जहां पर भी अज्यूम कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है. अब मैं कह रहा हूँ कि पार्शियल चार्जेस अगर और बढ़ जाएंगे, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो ये पार्शियल चार्जेस और बढ़ जाएंगे, तो बॉन्ड एनर्जी और बढ़ेगी. Yes, sir. Yes, sir. ये जो हमने यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल जो है माइनस जो थियोरेटिकल एस्टिमेट है, ठीक है, डिफरेंस जो है बढ़ जाएगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो. Yes. ठीक है, अब नोटिस करना, ये जो एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, ये हम लोग बिटवीन द टू एटम्स एक्सपेरिमेंटली निकाल लेते हैं. ठीक है, कैसे निकाल लेते हैं? लाइक यू विल टेक some methods, like one of the method could be something कि आपने like different frequency के photons try करें, और जो photon इस bond को break कर पाता है, right, minimum energy का photon जो इस bond को break कर पाएगा, उसके corresponding आपने bond energy calculate कर ली. Right? This is one of the methods in which this experimental bond energy can be determined. है ना, सिंपल थॉट प्रोसेस है ये. सर आप रिपीट कर सकते हैं? So only for stable bonds, right? हाँ, हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ ना. तो अगर Okay, sir. कोई दो एटम्स हैं ए और बी, उनके बीच में एक बॉन्ड है, राइट, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मैं कैसे निकालता हूँ? हाउ डू आई एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट दिस बॉन्ड एनर्जी? वो मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ. द वे इन विच दैट इज डन इज यू use photons of different frequency, right? The photon which will be able to break this bond, right? तो अगर फोटोन की एनर्जी सफिशिएंटली लार्ज होगी तो वो बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, राइट? जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आई थिंक अटेम्प्ट करे थे. Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट, तो ये फोटोन जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा टू ब्रेक दिस बॉन्ड, वो हम नोट कर लेंगे, and that will be something which we will be able to use and calculate कि कितना bond energy experimentally होगा. ठीक है, ये वाला जो टर्म है bond energy AB theoretical, ठीक है, इसको मैं theoretical क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इसमें हमने ये assume करा ना कि A और B के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, and that's a theoretical assumption. तो इसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट निकालना पड़ेगा, लाइक सम थियोरेटिकल वे टू एस्टिमेट इट. नाउ वो एस्टिमेट जो है वो नोटिस करना, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज और टेकन एज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB.
सो ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे का एक छोटा सा बैकग्राउंड है. बॉन्ड एनर्जी जो होती है, ठीक है, बिटवीन एटम्स, it depends on many factors. One of the most important factor on which bond energy between two atoms is the size. Okay, that is the most important factor. और सर भी आपने माइनस क्यों किया सर, एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल? मैंने यहाँ पर पहले क्या बोला था उसको समझ के आगे बढ़ो ना. जब मैं 5 मिनट पहले पूछ चुका हूँ कि इसमें कुछ डाउट है क्या, और मैं 5 मिनट बाद आगे आ रहा हूँ, तो तुम लाइक मुझे बार बार इंटरप्ट करके 5 मिनट पीछे क्यों ले जा रहे हो? उस टाइम पे मैंने पूछा था कि नहीं पूछा था, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर तभी मैं डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी वापस रिजॉइन अरे कर. तो ये मेरी प्रॉब्लम है क्या राजा? सर मैं वापस रिकॉर्डिंग देख लूंगा. हर एक बच्चा ऐसे डिस्कनेक्ट होके 5-5 मिनट पूछे बैठता रहेगा तो फिर मैं कैसे कंप्लीट करूंगा आगे का? इंटरनेट कनेक्शन ढंग का रखो अपने पास में. कमिंग बैक, यहां पे आप नोटिस करो, बिटवीन एटम्स जो बॉन्ड एनर्जी रहता है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज साइज. ठीक है, तो लेट्स से मैं यहां पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूं. HCl का ही एग्जांपल ले लेता हूं. HCl की बॉन्ड एनर्जी का मुझे एस्टिमेट निकालना है. ठीक है, थ्योरेटिकल एस्टिमेट निकालना है. तो अब मैंने एक तरीका सोचा, वो ये सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, H2 मॉलिक्यूल ये तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी निकाल लेता हूँ. ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल ये भी एग्जिस्ट करता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी निकाल लेता हूँ. राइट, H2 की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो H2 के साइज के हिसाब से रहती है. छोटा साइज का है तो इसकी अच्छी बॉन्ड एनर्जी होती है. लाइक आप लोगों को बाद में एक मैं कंपैरिजन भी करवाऊंगा. Cl2 बड़ा होता है, राइट, तो बड़ा होने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी कम होती है. तो अगर मैं अब HCl के बारे में बात कर रहा हूँ, HCl में कैसा रहेगा? एक छोटा एटम हो गया और एक बड़ा एटम हो गया, है ना. हाइड्रोजन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है. तो अगर मुझे एस्टिमेट करना होगा इन दोनों के बीच में बॉन्ड एनर्जी का, तो कैन आई से इट शुड बी समथिंग बिटवीन H2 एंड Cl2 का बॉन्ड एनर्जी? Yes, sir. Yes. H2 ये मैं एक्सपेरिमेंटली निकाल लूंगा. Cl2 का बॉन्ड एनर्जी ये भी मैं एक्सपेरिमेंटली निकाल दूंगा. एंड HCl का बॉन्ड एनर्जी शुड बी समवेयर बिटवीन द टू ओनली. नाउ व्हेन यू हैव टू डेटा पॉइंट्स और उनके बीच का कुछ एस्टिमेट आपको निकालना है, तो व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइकली टू टेक? यू कैन टेक अरिथमेटिक मीन, राइट. मान लो ये 400 है और ये 200 है, तो आप इसके लिए क्या एस्टिमेट लेना चाहोगे? 300. राइट, एक सिंपल सा तो आता है दिमाग में, अरिथमेटिक मीन. हाउएवर देयर आर अदर मीन्स आल्सो, जैसे आपने शायद सुना, हैव यू हर्ड अबाउट ज्योमेट्रिक मीन? Yes, ma'am. Yes, sir. M1, M2 upon M1 plus M2, right? ठीक है, तो दैट इज आल्सो एस्टिमेट. हाँ सर HM लेने से कुछ अलग आंसर आएगा कि मतलब क्लोज किस में आएगा आंसर? तो बेस्ट ज्योमेट्रिक मीन लेने से आता है. ठीक है, द वे ओके सर. तो डिफरेंट मीन्स एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन टू डेटा पॉइंट्स. एक अरिथमेटिक मीन होता है, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है, एक हार्मोनिक मीन होता है. लाइक आप पढ़ोगे मैथ्स में, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर चालू हो गया है?
No, sir, it is left. आएगा, मैथ्स में आएगा, आप लोग ये सब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन्स, ये सब के बारे में पढ़ोगे. सो एनीवेज, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मीन्स जो थे उसमें सबसे अच्छा जो एक एस्टिमेट मिलता है इन केस ऑफ बॉन्ड एनर्जीज वो ज्योमेट्रिक मीन से आता है. ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं ये आइडिया है आपको? अगर मुझे 400 और 200 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो क्या होगा? सर रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. Right, under root of 400 into 200, right? So that will be giving me the geometric mean. So that is the theoretical estimate that we will have for this bond energy AB. So now, Sir, but in N2 there will be a triple bond and in H2 there will be a single bond. नहीं, तो we will not do that estimation ना, that will be an incorrect estimation. यहाँ पे हमें like पता है कि H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मैं H और H का सिंगल बॉन्ड और Cl का सिंगल बॉन्ड ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना. Sir, but N2 exists, no sir, but there will be a triple bond between them. But when we compare it to NH3, it will be different, no sir. So I will not take then N2 as the example. ठीक है, I will take some other example. Say I will take a compound, say N2H4, जिसमें I find नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड. I will use that as my सिंगल बॉन्ड का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ठीक है सर. सो वो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे, राइट? यू डोंट नीड टू वरी अबाउट डूइंग इट फॉर ईच एंड एवरी एग्जांपल राइट नाउ. जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स दैट मैं यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का जो डिफरेंस आया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल जो कैलकुलेटेड वैल्यू है एंड जो थ्योरेटिकल एस्टिमेट है, उसको मैं एट्रीब्यूट कर रहा हूँ that it is related to the electronegativity difference. Now, when we do this exercise for different elements and come up with different data points, तो हमें ये एक relationship मिलता है. ठीक है, ये जो proportionality है, इसका जो proper equation बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है. Delta En is equal to 0.208 whole under root of bond energy AB एक्सपेरिमेंटल माइनस बॉन्ड एनर्जी ए बी थ्योरेटिकल. और ये थ्योरेटिकल को हम लोगों ने क्या लिखा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी. सो दिस इज व्हाट पॉलिंग स्केल डज. इट यूजेस द बॉन्ड एनर्जी डेटा. ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी डेटा यूज करता है एंड बेस्ड अपॉन दैट बॉन्ड एनर्जी डेटा इट टेल्स अस what should be the delta En or electronegativity difference between two elements. Now, by looking at this, ठीक है, आपको एक चीज समझ में आएगा. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया H2 और Cl2 वाला, तो उसमें हम लोग H2 का बॉन्ड एनर्जी, Cl2 का बॉन्ड एनर्जी ये यहाँ पे पुट कर देंगे और जो HCl का एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है वो यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये वर्क करेगा व्हेन यू यूज और पुट बॉन्ड एनर्जीज इन द यूनिट्स ऑफ किलो कैलोरी पर मोल. ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास किलो जूल पर मोल है, से अगर H2 का बॉन्ड एनर्जी का डेटा मैं आपको देता हूँ इज 400 किलो जूल पर मोल, तो इसको किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करना आ जाएगा आपको? Yes, sir. Sir, can we convert the constant 0.2082 joules so that we can put the answer of the values in joules? दोनों में से कोई सा भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो. यू कैन आइदर एडजस्ट दिस कांस्टेंट और यू कैन एडजस्ट द बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज. ठीक है, एक चॉइस लेनी थी, मैंने यहाँ पर चॉइस ऐसी ले ली दैट आई हैव पुट द constant at 0.208 and the bond energy data in kilocalorie per mole. ठीक है, तो इसमें आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिल जाएगा. ठीक है, आपको ना तो हाइड्रोजन का एक्चुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है वो पता पड़ेगा, ना क्लोरीन का कितना है वो पता पड़ेगा. What you will get from here is
the difference between the two. So sir, this is used to check whether polarization will occur or not, right? हाँ, so अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको जो यहाँ पे लिखा था, आई थिंक वो वर्ड्स अब आपको समझ में आएंगे. पॉलिंग स्केल का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो बॉन्ड एनर्जी डेटा पर बेस्ड है, ये तो आपको समझ में आया? यस सर. अब जो पहला पॉइंट था वो है कि ये रिलेटिव मेजर है. अब इसका मतलब ये है दैट बाय डूइंग दिस मैं ना तो हाइड्रोजन का एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता पा रहा हूँ, ना क्लोरीन का एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता पा रहा हूँ, मैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस बता पा रहा हूँ. लाइक एक का दूसरे के रिलेटिव में कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बता पा रहा हूँ. ठीक है, तो व्हाट वी डू इज, यहाँ पर पॉलिंग स्केल में अब हम एक एडिशनल चीज करते हैं. हम डिफरेंट एलिमेंट्स का ऐसे डेटाबेस इकट्ठा कर लेते हैं. मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे H2, Cl2 और HCl को एनालाइज करा, फिर मैं ऐसे H2, F2 एंड HF एनालाइज कर लूंगा. ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, H और F के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिल जाएगा. राइट, डिफरेंट ऐसे मैं एग्जांपल्स कोलेट करता जाऊंगा, इकट्ठा करता जाऊंगा. फिर व्हाट आई डू इज समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे ये पैराग्राफ रीड करेंगे हम लोग. द अबव फॉर्मूला गिव्स द मेजर ऑफ डेल्टा EN. ठीक है, डिफरेंस. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेफरेंस वैल्यू ले लेते हैं, एक रेफरेंस असाइन कर देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4 टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज फ्लोरीन. ठीक है, फ्लोरीन को मैं असाइन कर देता हूँ. तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करी आपके साथ में H2Cl2 HCl एंड H2 F2 एंड HF. राइट, तो यहाँ पर इस डेटा से मुझे डेल्टा EN बिटवीन H एंड F मिल गया. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H. ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा इस बॉन्ड एनर्जी डेटा के बेसिस पर. अब मैं क्या करूंगा, बाय कन्वेंशन, ठीक है, डिसाइड करा, दिस इज समथिंग could have been some other choice as well, but the scientific community decided कि हम लोग फ्लोरीन को 4 वैल्यू असाइन कर देते हैं. तो अब मैंने इसको 4 वैल्यू असाइन कर दी, तो इससे मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लूंगा. ठीक है, उस डेटा को फिर मैं इस H2Cl2 और HCl वाले डेटा में यूज कर लूंगा, उससे मैं क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लूंगा. तो इस तरीके से assigning fluorine as a reference value, electronegativity of different elements is calculated. Now what you have to do is, it is very important, extremely important. यहाँ पे मैंने 3 स्टार मार्क करे हुए हैं. You need to remember certain values. ठीक है, ये periodic property में ना तो exception important है ज्यादा, ना ट्रेंड ज्यादा important है. इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी में प्लीज रिमेंबर दीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स दैट आई हैव हाइलाइटेड. दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड अ लॉट गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, पॉलिंग स्केल में उसकी वैल्यू 4 असाइंड है. ठीक है, दिस इज एज आई सेड, दिस इज बाय कन्वेंशन, ये हमने असाइन कर दिया है. एंड इसके हिसाब से फिर बाकियों का हमने कैलकुलेट करा हुआ है. सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है, दैट इज 3.5. क्लोरीन, नाइट्रोजन आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 3. सर होल टेबल में ब्रोमीन का 2.8 रहता है. सल्फर एंड कार्बन ऑलमोस्ट सेम, 2.6. आयोडीन 2.5. फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन वेरी क्लोज टू ईच अदर, अराउंड 2.1. एंड अल्कली मेटल्स जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है, 1 से थोड़ी कमी रहती है. लाइक नीचे जाते जाएंगे तो और कम होती जाएगी. If Fowling scale is measured with respect to fluorine equals 4, then shouldn't EN of fluorine be 1 because it's measured with respect to that? कुछ भी बोलोगे क्या? मतलब फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बाकियों का मेजरमेंट कर रहे हैं ना. फ्लोरीन हैज बीन असाइंड 4 by convention. Okay, so that's by convention. Okay, sir. Sir, so is there a certain threshold of EN from which we can determine it's polar or non-polar? So
you are talking about electronegativity difference ना? Yes sir. अभी के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, पोलर है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो नॉन पोलर है. जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अच्छा. के बीच में सेम ही एलिमेंट है तो ये नॉन पोलर हो गया, राइट. बट लेट्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो ये पोलर बॉन्ड हो गया. Okay sir, understood. Okay sir. So before this Sir, you sir. were explaining us about एक एक करके. हाँ बोलो ना. so before this when you were explaining us about the geometric mean in HCl, you told us that it depends on size. So lower the size, higher is the electronegativity. नहीं, lower the size, higher is the Sorry, bond bond energy. energy. Sorry हाँ. about that. तो इसलिए हाइड्रोजन का छोटा था इसलिए it had higher bond energy. Correct. ऑल्सो सर यहाँ पे आपने आप कुछ तो बता रहे थे फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में. आई डिडंट गेट दैट पार्ट कि लाइक टू कैलकुलेट द डेल्टा EN का मैग्नीट्यूड यू वर टेलिंग अस. आई डिडंट फॉलो दैट पार्ट. तो ये मैंने आपको बताया कि रिजल्ट हमारा पॉलिंग स्केल से आ रहा है. हाँ. ठीक है. अब पॉलिंग स्केल का जो रिजल्ट है इससे ना तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मिल रहा है ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी मिल रहा है. मिल क्या रहा है? डिफरेंस, राइट. तो दैट इज व्हाई वी से दैट पॉलिंग स्केल इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब व्हाट वी डिसाइड इज कि ठीक है पॉलिंग स्केल अगर हमें ये दे रहा है, डिफरेंसेस दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच के डिफरेंसेस मिल रहे हैं, तो किसी एक को रेफरेंस ले लेते हैं. यूनिवर्सली एवरीवन विल एक्सेप्ट दैट एज अ रेफरेंस ओनली, ताकि एक कंसिस्टेंट डेटा सेट तैयार हो जाए. तो उन्होंने डिसाइड करा कि लेट्स टेक दैट फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज 4. नाउ by taking that as a convention, by taking that as a set value, बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब हम पॉलिंग स्केल के डेटा के हिसाब से निकाल सकते हैं. यस सर. और फिर that is done by the like the table you gave us now, right? That is by this formula ना. तो जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास H2 का बॉन्ड एनर्जी आ गया, ठीक है, मेरे पास F2 का बॉन्ड एनर्जी आ गया. एक्सपेरिमेंटली निकाला मैंने इनको. अच्छा, ओके. फिर मैंने HF का बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटली निकाला, राइट. Sir, I thought that H2 का also we'll have to calculate it by this formula or something. That's why I was not getting it. अच्छा, नहीं ये एक्सपेरिमेंटली निकाला ना, ये A और B भी तो ये तो मिलता है ना H2 और F2. Yes sir. इनको इसमें डाला तो मुझे यहाँ पर ही डेल्टा EN मिल गया, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन मुझे मिल गया. फिर बोला कि इसको अपन लोग असाइन कर देते हैं वैल्यू 4 एंड देन बाकी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लेते हैं. सर वाटर हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. देखो ना यहाँ पर वाटर में क्या है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है. यस सर. तो इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इनफ है. ओके सर. ठीक है. ओके सर. हाँ सर यू सेड पॉली से डिफरेंस मिलता है ना सर, रिलेटिव वो मेजरमेंट है. तो सर अगर दो अनडिटरमाइंड ENs को अगर हम लोग ने उनका डिफरेंस लिया तो सर पता कैसे चलेगा किसका बड़ा EN है? नहीं तो हम लोग ऐसे और भी प्रॉपर्टीज जज करेंगे ना. जैसे फॉर एग्जांपल आपका डाउट, बेसिकली मैं रीआइटरेट कर देता हूँ, आपका डाउट कुछ इस तरीके से है कि सर आपने लेट्स से यही वाला एग्जांपल लिया F2, H2 और HF वाला, ठीक है, और आपने इसमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, राइट. यस सर. अब सॉरी, अब आपने बोला कि इससे तो मुझे मॉड वैल्यू मिल जाएगा डेल्टा EN का, जो भी डेटा में सब्स्टिट्यूट करूंगा उससे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. बट हाउ डू यू नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H बोलूं या फिर उल्टा बोलूं? आप यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ सर. तो अब इसके लिए हम लोग और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी देखेंगे ना.
तो जब हम लोग HF को और इसका एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर नोटिस करते हैं कि अब जब हम HF को लेट से पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? We find H+ and F- ion. That is what Yes, we sir. find. So what does that suggest? It gives us an idea that जो ये electron share हो रहे थे, they got taken up by the fluorine atom as compared to the hydrogen atom. So that gives us a hint or an idea that fluorine is more likely to take those electrons with itself. यानी कि electronegativity of fluorine is more than hydrogen. This is like one way. There could be some other ways also, but yes, this entire discussion is not something which is a very like pinpointed thing. कि ऐसे बस ये लगा लिया और सोच लिया. Of course, there is a lot of other experimental data that helps us. Yes, I Sir, understood. Thank fluorine you. is the highest in the table. हाँ, अभी ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे. अभी ये पॉलिंग स्केल का समझ में आया कैलकुलेशन? Sir, हाँ सर. ठीक. So, may I ask? बोलो. So, does the electronegativity of element not depend on its size? नहीं, of course करेगा ना. मैं आऊंगा अभी. फैक्टर्स, ट्रेंड्स. तो फिर मतलब I didn't understand. जब नैन पूछ रही थी तो उसने कुछ और पूछा था क्या? नैन तो इस फॉर्मूला का डिस्कशन कर रही थी. नहीं सर, मैंने बॉन्ड एनर्जी का पूछा था ना, दैट इट डिपेंड्स ऑन साइज, तो वो पूछ रहे हैं आई थिंक. वो बॉन्ड एनर्जी के बारे में, मतलब बॉन्ड एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट साइज होता है. वो चीज पूछ रही थी. ओके सर. सर एक डाउट है. हाँ, फटाफट पूछो. सर HF HCl से ज्यादा पोलर होगा ना? वेल देखो, तुम एक बेसिक चीज अभी समझना शुरू करो. धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे. ठीक है. अब ओके सर. अभी तो मैं तुम्हें पहली बात समझा रहा हूँ कि पोलर बॉन्ड क्या होता है. ठीक है. अब तुम चले गए उसमें कि कौन ज्यादा पोलर कौन कम पोलर, तो वो आगे आएगा डिस्कशन. ठीक है. डोंट नीड टू वेंचर इनटू दैट राइट नाउ. दैट डाइग्रेसेस अस फ्रॉम द कोर टॉपिक. नाउ ये तो था पॉलिंग स्केल. मुलिकन स्केल भी नोटिस करना. मुलिकन स्केल ध्यान से नोटिस करना. कैन बी also used in determining electronegativity values, and this is a different approach as compared to what Pauling had done. Mulliken said that हम लोग बात कर रहे हैं एक कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल की. राइट. कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में कैसा हो गया? एक H है और एक Cl है फॉर एग्जांपल. राइट. और इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. राइट. हाइड्रोजन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है. क्लोरीन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. ठीक है. ये समझ में आ रहा है? अब ये जो हाइड्रोजन है, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे कितना अट्रैक्ट करता है, इसका एक अच्छा मेजर है आयोनाइजेशन एनर्जी. एक एटम अपने खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितना अच्छे से अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है, इसका एक अच्छा मेजर है आयोनाइजेशन एनर्जी. Yes. फेयर इनफ. अच्छा. फिर नोटिस करना, एक एटम किसी एक्सटर्नली आए इलेक्ट्रॉन को. ठीक है. क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के लिए तो वो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया ना. यस वो सर. उस इलेक्ट्रॉन को कितना अपने तरफ चाहता है, अपने पास रखना चाहता है, कितना उसको अट्रैक्ट करता है, उसका मेजर हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल सकते हैं. Yes, sir. एक एटम किसी एक्सटर्नल कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना कितना चाहेगा, वो हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से बात कर सकते हैं. Yes sir. यस सर. तो व्हाट मुलिकन सेड वाज दैट ये जो शेयर्ड पेयर है, ठीक है,
इसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, आई कैन सिंपली लाइक टेक इट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ I and EA of the atom. Yes, sir. ठीक है, एंड ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मुलिकन ने बोला कि ऐसा करो, सिंपल एवरेज ले लो. ठीक है, Yes, sir. ऐसा कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया उसने. उसने बोला कि लाइक सब्जेक्टिवली आई अंडरस्टैंड दैट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ I and EA of the atom. So let's just simply put it that electronegativity is IE plus EA upon 2. सर तो एक्यूरेट किसका है सर? ठीक है, अब रुक जाओ. When this was done, what we found out was that Mulliken's data correlated really well with what Pauling's scale also predicted. Okay, in fact, there is a relationship between the two, Pauling's scale and Mulliken's scale. Okay, both give really good idea कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ठीक है, काफी अच्छा कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो उनको इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में यूजिंग दिस सिंपल रिलेशनशिप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मुलिकन स्केल अपॉन 2.8. राइट, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इन पॉलिंग स्केल, आंसर आपका आएगा 4. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इन मुलिकन स्केल कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 2.8. सॉरी 4 into 2.8. ठीक है, ये मुलिकन स्केल में हो जाएगा, ये ऊपर वाला पॉलिंग स्केल में था 11.2. ठीक है, यस सर. तो ये काफी अच्छा रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ में. पर सर वो तो फिर चेंज हो जाएगा ना सर नंबर. तो जो भी फॉर्मूलाज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला, इसमें यहाँ पर नोटिस करना, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कौन से स्केल की लेनी है? पॉलिंग स्केल की. आगे भी मैं जो फॉर्मूलाज आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, डिफॉल्ट मेरा पॉलिंग स्केल ही रहेगा. जितने भी फॉर्मूलाज मैं डिस्कस करूंगा सब में पॉलिंग स्केल का ही डेटा यूज करना है. दैट इज लाइक डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग. Sir, electronegativity of fluorine is greater than that of chlorine, no sir, but in electroaffinity, it is showing that chlorine is more than that of fluorine. So when we calculate it, which in Mulliken scale, will we get electronegativity of fluorine greater than that of chlorine, sir? नहीं, सेम ही रहता है. The trend isn't changing. Okay, sir. Now, coming back, ये दो आपके इंपॉर्टेंट तरीके हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के. ठीक है, नाउ आफ्टर डिफाइनिंग व्हाट अ प्रॉपर्टी इज, आफ्टर टॉकिंग अबाउट इट्स कैलकुलेशन, ठीक है, हम लोग फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे. पहला फैक्टर रहेगा साइज. ठीक है, जो बेसिक फैक्टर्स हैं. साइज अगर एटम का, हाँ कुछ कह रहे हो? हाँ सर वो En माइनस पॉलिंग स्केल है. सॉरी, वो जो फॉर्मूला आपने रखा है दैट्स En माइनस पॉलिंग स्केल. माइनस नहीं, En मतलब इन पॉलिंग स्केल है, डॉट लगाया हुआ है ये. ओके. E10. So can you just explain why Pauling scale is relative when and Mulliken scale is absolute? मुलिकन स्केल ने देखो ना क्या करा, इसने कोई लाइक डिफरेंस थोड़ी ना बोला. इसने बोला आपको किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो आप उस एलिमेंट का I निकालो, E निकालो और इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो इन EV पर एटम की यूनिट्स, और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ उस एलिमेंट का आ जाएगा. ठीक है, दैट्स इट. दैट इज व्हाट Mulliken suggested. Okay, ये एब्सोल्यूट हो गया, लाइक हर एक एलिमेंट के लिए आई कैन डू दिस एंड कम अप विद एन आंसर. Whereas पॉलिंग स्केल में कैसा था? पॉलिंग स्केल वाज कि इट वाजंट गिविंग यू एक एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, इट वाज गिविंग यू द डिफरेंस. ठीक है, कितना डिफरेंस रहेगा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज रिलेटिव स्केल. Yes, sir, got it. ठीक है, नाउ कमिंग बैक,
फैक्टर्स पे आप यहाँ पे क्विकली नोटिस कर लो कैसा रहेगा. साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, बड़ा साइज का एटम रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा. जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा. फेयरली ऑब्वियस 2 फैक्टर्स. अब 2 फैक्टर मैं और यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से एक समझ में आएगा, एक नहीं समझ में आएगा अभी के लिए. थर्ड फैक्टर यहाँ पे कैसा है आप नोटिस करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी, ये तरह ट्रीट कर लो अभी इसको. इसमें कैसा है, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सेम ही एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, आयरन, और एक आयरन 2+ और एक आयरन 3+, राइट, तो इसमें आयरन 3+ का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा. क्यों? बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन इट हैज मोर पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल बी एबल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ. सिमिलरली अगर अनायंस के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ एक एलिमेंट के, तो अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा, राइट. O2- में अभी O2- के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स थोड़ा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज फॉर O. ठीक है, फोर्थ फैक्टर यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, इसको अपन बस ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वैलेंसी मान लो, अभी के लिए सिंपली वैलेंसी बोल लो. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे एक अपने आप में डिटेल डिस्कशन रहता है, बट अभी के लिए जस्ट थिंक ऑफ इट एज वैलेंसी इन सिंपल वर्ड्स. नाउ यहां पर फोर्थ फैक्टर अगर आप नोटिस करोगे दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज एस कैरेक्टर. तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड स्टेट आपको बाद में बताया जाएगा जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ोगे. अभी के लिए फॉर नोट कीपिंग जस्ट कीप इट इन द नोट्स, राइट इट डाउन. ग्रेटर द एस कैरेक्टर ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, क्या होता है ये एस कैरेक्टर, क्या होता है हाइब्रिड स्टेट, कैसे उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ये अपने आप में एक 15-20 मिनट का डिस्कशन है which requires a background of chemical bonding. Okay, so right now just keep it in the notes. No detail, no discussion needed for it right now. मैग्नीट्यूड वाइज मींस क्या? चार्ज या मैग्नीट्यूड. -1 और -2 में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? -2. So greater the magnitude of the negative charge, lesser will be the electronegativity. Okay, sir, understood. Sir, in electronegativity, as an I didn't understand this, how Fe will have less electronegativity than Fe2+, because sir, Fe2+ will want to lose more electrons, right? So then, like, how will it have a higher electron? Why do you say Fe2+ would want to lose more electrons? That's an incorrect statement. Meaning, Fe loses 2 electrons to become Fe2+ and stable, right? So then basically it will want to lose electrons. So then why will it have a higher electronegativity? Nahi na, that is what I'm asking you, that as compared to Fe, why do you say Fe2+ has a greater tendency of losing electrons? अगर मैं ionization energy 1, ionization energy 2, ionization energy 3, Fe के ये बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये तो हमेशा increasing order में रहती है ना. हाँ sir. Then why did you say that Fe2+ has a greater tendency to lose electrons? Of course no. Yeah, sorry, my bad. Fe has a greater tendency to lose electrons, right? Yes, as compared to Fe2+. Yeah, no, that's right. ठीक है, ये फैक्टर समझ में है? हाँ सर. सर O और O- में मैग्नीट्यूड वाइज किसका बड़ा होगा? मैग्नीट्यूड किसका? O2- का बड़ा होगा ना मैग्नीट्यूड. तो नहीं सर, O और O- में ये 0 है और ये 1 है, तो किसका ज्यादा होगा? अच्छा, हाँ सर, 1 का. थैंक यू. नाउ कमिंग बैक, फैक्टर्स तो क्लियर है, एटलीस्ट पहले 3 क्लियर है, चौथा वाला तो नहीं क्लियर है क्योंकि वो बाद में ही समझ में आएगा.
तो फोर्थ वन फिर क्या करने का है सर? अभी बस नोट्स में लिखने का है, डोंट बॉदर अबाउट इट राइट नाउ, काम बाद में ही आएगा। Sir, the इस chapter third में one actually it varies with compounds, sir, that electronegativity. Sorry? Sir, the third one, it says that greater the positive oxidation state, greater is the electronegativity. That means that it varies with compound to compound, sir. See, element to element तो वेरी कर ही रहा है, ये तो मैंने आपको बताया, इसे बेस्ड अपॉन फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, राइट। थर्ड Yes, फैक्टर sir. से जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कैसा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैसा उसका वैलेंसी है। जैसे मैंने आपको दिया, पूछा कि Fe का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन FeO वर्सेस Fe का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन Fe2O3, किसमें ज्यादा होगा? Sir, Fe2O3. बस that is what I am trying to highlight over here. Okay, sir. So that is relative scale. The third point, relative factor. Sorry. हाँ, मतलब एक ही एलिमेंट के भी यू कैन से कि जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर बात करी ना, यहाँ पर तो मैंने क्या है कि एलिमेंट का लिख के दे दिया, ठीक है, बट इसमें Yes, sir. लाइक वेरिएशंस होते हैं, ठीक है सर। Okay, sir. Sir, please explain that electronegativity of this positive oxidation again. क्या लिखा है स्टेटमेंट? Sir, oxidation state greater the positive oxidation state, greater is the electronegativity. Valency sign. राइट, तो जितना पॉजिटिव होता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा ना। हाँ सर, बस वही है, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन ये था ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। हाँ सर, ठीक है। नाउ बेसिस दिस, ठीक है, आप ट्रेंड्स नोटिस करोगे, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, मोटा मोटा ट्रेंड्स समझ में आ जाएगा आपको। अक्रॉस अ पीरियड कैसा हो जाएगा? अक्रॉस अ पीरियड साइज कम होता है एज वेल एज जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है, राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता है। दिस इज लाइक अ जनरल ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस यू कैन ऑफ कोर्स मेक अ कमेंट that highest electronegativity is of fluorine and the lowest electronegativity is of cesium. So electropositivity उल्टा आएगा ना इसका? हाँ, so electropositivity is also a word which is sometimes used, which is like the opposite of electronegativity, ठीक है। तो ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड ही यूज करा जाएगा, बट इन केस कहीं पर अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वर्ड आ जाता है तो जस्ट थिंक ऑफ इट एज ऑपोजिट ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंट। सर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम लोग पढ़ने वाले क्या, मतलब बाद में? वो ऐसा है कि पढ़ने नहीं वाले, इट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग दैट आई विल टीच यू अलग से। देखो ये एक नई पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ऐसा होगा कि कई बार कभी किसी जगह डिस्कशन में ये वर्ड आएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो अगर मैं बोल रहा हूँ किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मतलब उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, या किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। बस इतना एक बैकग्राउंड ध्यान में रख लेना। सर इनका कोई एक्सेप्शन है? इसके क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ, देखेंगे ना हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कैसे आएंगे, वो थोड़ी देर में देखेंगे। नहीं सर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के क्वेश्चन नहीं, जस्ट ऐसे एक बड़े क्वेश्चन में कहीं पर एक आध छोटा मोटा वर्ड दिखाऊंगा बस। सर इनके कोई एक्सेप्शंस है? हाँ, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हैं, हाउएवर इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके सर। ट्रेंड एंड एक्सेप्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप वो जो वैल्यूज मैंने लिखाई थी उनको ध्यान में रखना, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन
asking you to, remember some exception कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसका कम है उसका ज्यादा है, ऐसा एक्सेप्शन वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। बस जो मैंने डेटा आपको बोला है, जो एलिमेंट्स मैंने बोले हैं, वो आप ध्यान में रखो और उसके बेसिस पर आप आंसर कर पाओगे, इजीली आंसर कर पाओगे। लाइक कौन से बॉन्ड पोलर होंगे या कहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। So these trends mainly depend upon the first two factors only, right? Size and Z effective. Like they are the like primary factors. Yeah. Thank you. Now, अब नोटिस करना इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशंस काफी ज्यादा रहेगा, तो वो एप्लीकेशंस एक एक करके हम लोग एटलीस्ट 4 या 5 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। वो एप्लीकेशंस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस है। ठीक है, जब आप बुकलेट सॉल्व करोगे या किसी भी बुक के अंदर क्वेश्चंस देखोगे, पढ़ोगे, इवन एग्जाम्स में भी आप नोटिस करोगे, तो इस प्रॉपर्टी के एप्लीकेशंस आर व्हाट हेल्प इन फॉर्मिंग क्वेश्चंस और आर क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पहला एप्लीकेशन नोटिस करना, दैट इज कॉल्ड एज द नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड और परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। नाउ व्हाट दिस सेज इज दैट अगर दो एटम्स के बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है तो उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, श्योरिटी से तो नहीं बोलते, यहाँ पर ऐसे एज यू कैन सी एक्सेप्शंस मिल जाते हैं इधर उधर। So the statement uses a subjective line of thought process that high electronegativity difference between combining atoms may result in ionic bond formation. Right? जैसे आप नोटिस करोगे पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स होते हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी। एंड जो राइट हैंड साइड के मेटल कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं लाइक हैलोजेंस या फिर ऑक्सीजन फैमिली, तो इनमें कैसा रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है। नाउ व्हेन दीज कंबाइन वी ऑब्जर्व दैट अ लॉट ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक बड़ा डिफरेंस है ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि लाइक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही हो जाएगा फ्रॉम वन एलिमेंट टू दी other. So these are mainly for metals now. ठीक है, of course as I said कि मैंने यहाँ पर may word यूज किया हुआ है, right? Because there are examples जहाँ पर you might not find this as a happening phenomena. जैसे HF में like फ्लोरीन और हाइड्रोजन में काफी बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, but still we find that HF में कोवेलेंट बॉन्ड रहता है rather than an ionic bond. Sir, will that dissolve in water, sir? What will dissolve in water? That HF, will it get splitted into H plus and F minus, sir? हाँ, it does. Sir, so in case of exceptions, it will dissolve in water to form ions. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Sir, but if it dissolves in water, it will become H plus and F minus, no, sir? ऐसा जरूरी नहीं है। डिसॉल्व और डिसोसिएट होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपने इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा होगा ना जूनियर क्लासेस में। Yes, sir. Non electrolytes are those substances that dissolve but don't dissociate. Oh, okay, sir. So it does dissolve, but it doesn't dissociate, sir. नहीं, HF करता है, but तुम कहाँ क्यों जा रहे हो? मतलब why are you digressing into something which is not necessary right now? What Okay, is the sir. discussion that you are having with solubility? I don't understand. Sir, I thought that if exception was there, it might go like that, like HCl, sir.
You told that it is a covalent bond. I thought it was ionic. नहीं तुम Okay, sir. डाइग्रेस हो रहे हो. ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना नेचर ऑफ बॉन्ड या आयोनिक कैरेक्टर. ठीक है, ये आपके लिए एक परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा. सो जैसा आपने नोटिस किया, हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था दैट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, राइट. Because of electronegativity difference, we get partial charges and because of those partial charges, we say that there is a ionic character that is introduced in the covalent bonds. ठीक है, जैसे अपन ने HCl का एग्जाम्पल लिया था, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था. तो व्हाट वी से इज दैट वो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो अब 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बचा उसके अंदर. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आयोनिक कैरेक्टर आ गया. नाउ कितना आयोनिक कैरेक्टर आ गया है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज एम्पेरिकली कैलकुलेटेड थ्रू अ फॉर्मूला. What is this formula? Notice करना, percentage ionic character in a covalent bond is equal to 16 times delta En plus 3.5 times delta En square. सर मॉड भी है ना? हाँ, आपको इतना तो समझ में आता ही है that जैसे जैसे डेल्टा En बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ना चाहिए. ठीक है, बिकॉज मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मोर इज द पार्शियल चार्ज, मोर इज द आयोनिक कैरेक्टर, राइट. नाउ व्हेन वी नोटिस दिस, व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनिक कैरेक्टर, तो उनके बीच का रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से इमर्ज होता है. एम्पेरिकल रिलेशनशिप है दैट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज 16 टाइम्स मॉड ऑफ डेल्टा En प्लस 3.5 टाइम्स मॉड ऑफ डेल्टा En स्क्वायर. ऑफ कोर्स En जो है यहाँ पर पॉलिंग स्केल में यूज कर रहे हैं एंड उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, अगर आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा जा रहा होगा बॉन्ड के अंदर, तो सिंपली do 100 minus percentage ionic character, that will be your percentage covalent character. ठीक है, क्लियर है ये? यस सर. चलो, ऑल राइट. तो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है. और भी एप्लीकेशंस हैं इसकी, बट एक एक करके उन एप्लीकेशंस पे जाएंगे हम लोग. ठीक है, हाँ, कुछ डाउट पूछना है? सर डाउट नहीं, एक्चुअली यू वर टॉकिंग अबाउट दैट द लाइक वो something about in the factors you were talking like Fe2O3 is greater than FeO. Can you please explain that again? Fe2O3 में Fe की वैलेंसी कितनी है? So 3. FeO में So 2. राइट, प्लस 2. एंड Fe2O3 में So 3 plus 3. राइट. तो हमने क्या पढ़ा था कि जितना लाइक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव वैलेंसी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा. हाँ सर. तो वही हमने देखा यहाँ पर. ओके सर. सर En की कौन सी वैल्यू के बाद कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बन जाएगा? नहीं, ऐसा लाइक वी डोंट से पर्टिकुलरली दैट ये आयोनिक है या कोवेलेंट है. Okay, we don't use that line of discussion. What we simply say is that ionic character कम है या ज्यादा है, या covalent character कम है या ज्यादा है, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं. आपको बैक कैलकुलेट करना है, ठीक है. If you want to say put यहाँ पर 50% and solve this quadratic solve करना आता ही है ना आपको?
यस सर यस सर. तो वो डेल्टा ई एन ऐसे 2.1 समथिंग आ जाएगा, बट ठीक है, दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज ऑफ लाइक टू मच इम्पोर्टेंस. So, Sir, we that asked doubt. conversion which you had shown between like the polys and mullicans, like which you divide by 2.8, and then you had also like told us that in poly there's electronegativity, like the difference between those two. So, and in mullicans it's an absolute value of one particular element. So like how did when you divide the electronegativity by of mullicans by 2.8, what value do we get for polys? मतलब समझा नहीं मैं आपका. Like so in the conversion, हाँ, Pauling's scale, like you divide is equal to electronegativity of Mulliken scale divided by 2.8. So you mentioned that Mulliken scale is an absolute value, whereas Pauling scale is a the relative value. हाँ. So like how did they derive this conversion? So what they would have done is that पहले Pauling scale लिया, ठीक है, और यहाँ पर different elements लिए. On the x axis से उन्होंने atomic number लिया और in the y axis electronegativity लिया, ठीक है, and different elements का कुछ data points जो आया वो उन्होंने tabulate करा, right? Yes. फिर यही काम उन्होंने मोलिकन स्केल के साथ में करा, right? And when then they compared the two, what they found out was that there is a correlation. Like say there is element some x, उसका electronegativity Pauling scale पर कुछ मिल रहा है, and Mulliken scale पर उसका electronegativity कुछ मिल रहा है, एंड उनका रेशियो जो है वो ऐसे 2.8 आया या उसके आसपास कुछ आया. फिर किसी दूसरे एलिमेंट के लिए नोटिस किया, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी उस दूसरे एलिमेंट के लिए वैसा ही कुछ रेशियो आया. फिर तीसरे एलिमेंट के लिए करा, तो ऐसा समझ में आया दैट द वैल्यूज दैट आर कमिंग फ्रॉम बोथ दीज स्केल्स आर क्वाइट कोरिलेटेड. मतलब पॉलिंग स्केल जो है वो बता रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मोलिकन स्केल भी यही बता रहा है. पॉलिक स्केल बता रहा है फ्लोरीन का ज्यादा है, मोलिकन स्केल भी यही बता रहा है. Okay, sir. Thank you. ठीक है सर. हाँ सर वी कैन आस्क डाउट नो. फटाफट पूछो. हाँ सर. सर जैसे अभी मतलब Fe है, मतलब Fe+2 या और Fe+3, मतलब दोनों में से स्टेबल कौन सा है, या फिर ये दोनों मतलब मोर प्रेफरेबल है फॉर बॉन्डिंग विद अनदर एलिमेंट? दोनों ही प्रेफर्ड है ना, दोनों ही मिलते तो हैं. मतलब फॉर बॉन्डिंग के लिए या फिर वो लोग स्टेबल होने के लिए? बॉन्डिंग के लिए आपको आयरन का +2 स्टेट भी मिलता है, +3 भी मिलता है, दोनों मिलते हैं इन नेचर. हाँ सर. और सर अभी जो Na है तो वो सर टू ऑब्टेन मतलब ये ऑक्टेट स्टेट सर वो +1 हो जाएगा, तो फिर सर वो कंबाइन क्यों होता है सर Cl के साथ? मतलब वो कंबाइन होने पर ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना. मैंने वही तो उस दिन अपन लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, कि अपन ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि सर Na और F से Na+ एंड F- बन रहा है, बट हाँ सर. या अपन ने एक्चुअली हाँ सर. F का नहीं लिया था हमने, शायद लाइक किसी और का लिया था, बट एनीवेज तो यहाँ से बनाने के लिए एनर्जी लग रही है ना. हाँ सर. इट रिक्वायर्स एनर्जी, अब्सॉर्ब्स एनर्जी. तो वो एनर्जी आती कहाँ से है? जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तभी होती है ना वो एनर्जी. तो फिर सर मतलब वो ऐसा नहीं होता कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है Fe को और फिर वो सर मतलब फ्री हो जाता है? क्यों ऐसा होगा? वो जब उसको दे रहा है तो वो प्लस बन गया और Fe- बन गया, तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना ये. हाँ सर. ओके सर. The lecture is done. हाँ, लेक्चर इज डन. ठीक है.
और कोई डाउट? और सर जैसे Fe सर और मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं क्या सर 36 के मतलब कंप्लीट करने के लिए और मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन? Fe क्या करता है? मतलब Fe में 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना सर, और उसका हाँ। मतलब नियरेस्ट मतलब क्रिप्टॉन या फिर वो होगा ना आर्गन, हाँ तो सर वो मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं क्या सर मतलब अपने को नहीं। स्टेबल बनाने के लिए? नहीं नहीं लेता। ओके सर, मतलब सर वो सिर्फ फॉर्म करेगा ना, कंपाउंड्स फॉर्म करेगा ना? ओके सर। So is there any way to remember the values, like any sequence or something? Well, it's not difficult. काफी इजीली याद हो जाएंगे. अभी फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी समथिंग लाइक कि अरे कैसे कैसे 10 वैल्यू याद करने, बट धीरे धीरे लाइक इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली ये यूज होगी कि आपको याद हो ही जाएंगी. स्टार्टिंग में याद नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं. Okay, sir. So could you go to the last part, last percentage ionic? Yes. Yes, sir, done. Thank you. ठीक है. ऑलराइट देन क्लोज करें लेक्चर. चलो ऑलराइट देन. थैंक यू गाइस. टेक केयर. बाय बाय.